Good evening, all of you. We just have started our series that is important judgments of Supreme Court and its impact on Indian Constitution. In our previous classes, we did Ramesh Thapar versus State of Madras and Champakam Dorairajan versus State of Madras. And today we are going to discuss Berubari Union case. In this case, the question was raised whether the parliament has power to cede its territory in original constitution, and secondly is the preamble of the Constitution of India is the part of Constitution itself. Before going to discuss the case, we will discuss the important articles related to this case. See what the language of Article 1 says. The Article 1 says name and territory of the Union. Name and territory of the Union, as you all know that Article 1 Clause 1 says India, that is Bharat, shall be the union of the state. Officially India के दो ही नाम हैं, India और भारत, भारतवर्ष और हिंदुस्तान. These are not the official names of India. Article 1 Clause 2. Second, Article 1 Clause 2. The states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. States और स्टेट से रिलेटेड टेरिटरीज की जितनी डेफिनेशन है, दैट इज ऑल मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल. आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सेज द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज. हियर द वर्ड टेरिटरी मीन्स द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज specified in the first schedule, such other territories, that is other territories, as may be acquired. The importance of the article is, इसका मतलब कि इंडिया की जितनी टेरिटरीज हैं आर्टिकल 3 के अंदर, जो टेरिटरी वर्ड है उसके अकॉर्डिंगली द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट की जितनी टेरिटरी आ गई, द यूनियन टेरिटरीज, इट मीन जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर टेरिटरीज आती हैं वो टेरिटरीज, एंड अदर टेरिटरीज, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड. तो अगर कल को कोई टेरिटरी एक्वायर होती है, दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ इंडिया. तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन शेड्यूल 1. नाउ आप इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल एंड शेड्यूल 1 इज, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 के अंदर जो स्टेट्स, जो यूनियन टेरिटरीज या जो टेरिटरीज मेंशन्ड हैं, आप उसको इमेजिन करिए कि इट इज़ लाइक दैट कि हमारे ये वो प्रीशियस हीरे हैं, हमारी फैमिली के, हमारे खानदान के, ये वो प्रीशियस हीरे हैं जो ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना तो कोई खरीदने की हिम्मत कर सकता है, और ना ही किसी की बेचने की हिम्मत हो सकती है. तो इट इज़ लाइक दैट कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होएंगे, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये ट्रांसफर होंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस एक से दूसरी जनरेशन समझेगी कि हमारे पुराने बुजुर्गों ने एफर्ट करके या किस तरह से इन हीरों को जमा किया था. तो इंडिया की हर एक स्टेट अपने आप में एक हीरा इमेजिन करिए. ये इमेजिनेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. आने वाले सेक्शन के अंदर आपको पता चलेगा कि वाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 को आप इस हिसाब से इमेजिन करिए कि दीज आर लाइक द डायमंड्स. ये हमारे बुजुर्गों के हीरे हैं जिनको ना तो को बेच सकता है और ना ही को खरीद सकता है. एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक प्रिजर्व किए जाएंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होंगे. इस ट्रांसफर के प्रोसेस में हर किसी को उन हीरों का हिसाब रखना होगा. और आप इमेजिन करिए कि इस प्रोसेस में ये नहीं हो सकता कि कोई हीरा चुपके से गायब कर दिया जाए. इसको हम लोग बेरूबारी केस से जोड़ के आगे चल के हम इसको देखेंगे. अभी आप आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 के अंदर इंडियन स्टेट्स और इंडियन टेरिटरीज को एक हीरे के तौर पर इमेजिन करिए. आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल 3. व्हाट द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 3 सेज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. तो व्हाट इज दैट? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नई स्टेट्स बनाई जा सकती हैं. And alteration of area, boundaries, names of the existing states. Parliament may by law, Parliament law बना के states के नाम, उनकी boundary, उनका alteration सब कुछ करने की authority रखती है. Article 3 Indian Parliament को ये right देता है that you can form new states, alter the area of the states, alter the boundaries of the state, change the boundary of the state or name of the existing states. Parliament by law, here the term is parliament may by law, law बना के ऐसा कर सकता है.
फॉर्म अ न्यू स्टेट, क्या कर सकता है, नई स्टेट क्रिएट कर सकता है, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट से सेपरेट करके बनाई जा सकती है, सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स और यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोगों ने फॉर्मेशन के प्रोसेस में देखा है कि इंडिया ने तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसी नई स्टेट्स को क्रिएट किया है। तो इसको क्रिएट करने की जो अथॉरिटी है तो इंडियन पार्लियामेंट अपने पास रखती है। पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, नई स्टेट बाउंड्रीज या नई स्टेट्स का क्रिएशन भी कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज नाम वगैरह में चेंजेस भी कर सकती हैं, और उसी के साथ है इंक्रीजेज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को एक्सपैंड कर सकती है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्योंकि किसी स्टेट को काट के नई स्टेट बनाई जाएगी, और अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री छोटी कर सकती है। अब इसका मतलब यह है कि सब कुछ कर तो सकती है पार्लियामेंट, बट विद इन द कंट्री। आर्टिकल 3 में कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया अपनी टेरिटरी किसी दूसरे को दे सकती है। अब आप इमेजिन करिए ये हीरे वाली कंडीशन, ये हीरे वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली ये सब इंडिया के हीरे हैं। हीरे को आप आपस में इधर वाली तिजोरी में रख दो या उधर वाली तिजोरी में रख दो, रहेंगे वो तिजोरी में ही, रहेंगे वो प्रिजर्व्ड ही, बट आप ये नहीं कर सकते कि हीरा चुपके से किसी और को दे दो। अगर आप चुपके से ऐसा देने की कोशिश करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की वायलेशन होगी, और उसी हिसाब से आर्टिकल 3 की भी वायलेशन होगी, क्योंकि ये तो कहता है कि विद इन द टेरिटरी आप कुछ भी कर सकते हैं, बट टेरिटरी के बाहर जाके ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंगली, इफ प्रेसिडेंट फील्स दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन, तो प्रेसिडेंट को लगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अगर राइज हुआ है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को किसी से सलाह लेनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन सुप्रीम कोर्ट से ऐसी सलाह ले सकते हैं। उस केस के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन सुप्रीम कोर्ट से ऐसी को सलाह लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी सलाह दे भी सकता है और ऐसी सलाह देने से मना भी कर सकता है। सिमिलरली सेक्शन 7 एंट्री 14, एंटरिंग इनटू ट्रीटीज and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements and conventions with foreign countries। इसका मतलब ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट करती है तो उसको मानने के लिए हम बाउंड हैं। आर्टिकल 51 व्हाट इट सेज कि इंटरनेशनल पीस की प्रमोशन के लिए इंडिया को एफर्ट्स करने चाहिए, और इंडिया को एफर्ट्स करने का मतलब ये है कि इस कंडीशन के अंदर इंडिया अपने नेबर से या वर्ल्ड की बाकी कंट्री से पीस बना के रखने के लिए हर एफर्ट करेगा। अब इन सभी आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द केस बेरूबारी यूनियन केस। As per Indian Independence Act 1947, the boundaries of new provinces of India and Pakistan were to be determined by the award of Boundary Commission appointed by Governor General Lord Mountbatten। इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो देश बनते हैं, उसके बाद यह डिसाइड होता है कि धर्म के नाम के ऊपर ये दो देश बने हैं, इनके बीच में एक बाउंड्री डिफाइन की जाएगी। अब हु विल डिफाइन द बाउंड्री? तो बाउंड्री डिफाइन करने के लिए एक ऐसे न्यूट्रल आदमी की जरूरत थी जो ना इंडिया की तरफ बायस हो ना पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड हो। तो इसके लिए एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाता है, सर साइराइल रेडक्लिफ। तो सर साइराइल रेडक्लिफ की जब अपॉइंटमेंट होती है, बाय प्रोफेशन ही वाज लॉयर, और जब लॉयर की अपॉइंटमेंट इस कंडीशन के लिए दी जाती है और उस लॉयर की जिसने कभी इंडिया विजिट ना किया हो, तो शायद ये न्यूट्रल रखने का एक एफर्ट था। तो उस प्रोसेस में जो हमारे जो साइराइल रेडक्लिफ हैं वो कभी गवर्नर जनरल से कभी नहीं मिले, उन्होंने कभी इंडिया विजिट नहीं किया था। नाउ द पॉइंट इज उनके पास बाउंड्री डिफाइन करने का ना तो कोई फॉर्मूला था ना ही कोई एक्सपीरियंस था।
तो उनको जॉब मिलती है बाउंड्री डिफाइन करने की, जिसके लिए ना तो उनके पास एक्सपीरियंस है और ना ही उनकी कोई एक्सपर्टीज है। सो सर साइरल रेडक्लिफ बाउंड्री डिफाइन करने का एक सिंपलेस्ट फार्मूला चूज करते हैं, और वो फार्मूला था इंडिया के बॉर्डर एरियाज के अंदर जहां जहां थाना होगा, थाना जैसे पुलिस थाना, तो थानों के हिसाब से मार्किंग की जाएगी, एक थाने से दूसरे थाने तक मार्किंग की जाएगी कि कौन सा इलाका किसकी फेवर में जाएगा। अब यहां पर कई बारी डॉक्टर साइरल कहते हैं कि मैं कई बारी कंफ्यूज भी था, कई बारी क्रिटिसिज्म भी हुआ, कई बारी प्रेशर भी आया इनके ऊपर। प्रेशर दो कंडीशंस में, जब ये वेस्ट बंगाल को बांट रहे थे उस टाइम पे कोलकाता, इन्होंने साइरल की तरफ से, साइरल कमीशन ने कलकत्ता दे दिया इंडिया को, पर जब पंजाब का केस आया तो उस टाइम पे लाहौर ये इंडिया को देना चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर आया कि इंडिया में अमृतसर शहर तो आपने दे दिया, कलकत्ता मेजर सिटी आपने दे दिया, अब लाहौर हमें मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से प्रेशर के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर के अंदर लाहौर पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अब जब ये बाउंड्री मार्किंग करते करते, तो जब साइरल रेडक्लिफ साहब इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वहां पर बाउंड्री बहुत इंटरमिंगल्ड, बहुत डिस्प्यूटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, और वो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो जो डिस्प्यूट्स थे, वो मुगल पीरियड से चले आ रहे थे। जब साइरल रेडक्लिफ साहब मार्किंग करते करते बेरूबारी के रीजन में पहुंचते हैं तो वहां पर बेरूबारी का रीजन तो इंडिया को दे दिया जाता है, बट इसी प्रोसेस में वो अपने रिकॉर्ड में बोडा थाना को मेंशन करना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज इट वाज ओमिटेड एंड पाकिस्तान टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और टाइम पर इंडिया के बन जाने के बाद और इंडिया पाकिस्तान दो देश बन जाने के बाद टाइम पर पाकिस्तान इंडिया को परेशान करना शुरू कर देता है और बार बार ये डिमांड करता है कि बेरूबारी का इलाका मुझे दे दिया जाए। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्रीमेंट किया जाए। पंडित नेहरू और नून साहिब के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली बेरूबारी के इलाके को दो हिस्सों में बांट लिया जाता है। इसमें नॉर्थ बेरूबारी और जलपाईगुड़ी का इलाका इंडिया को मिलता है और साउथ बेरूबारी एंड बोडा थाना का इलाका पाकिस्तान को देने का डिसीजन कर लिया जाता है। पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली डिमांड करता है कि बेरूबारी का इलाका जो है, बेरूबारी का जो रीजन है, ये मेरी टेरिटरी में आता है। क्यों? क्योंकि साइरल रेडक्लिफ ने बेरूबारी में बोडा थाना को मेंशन किया ही नहीं। अब यहां से इस डिस्प्यूट की स्टार्टिंग होती है और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका एक ही था कि पाकिस्तान के साथ बैठ के बात की जाए। और बात करने के उस प्रोसेस में जब इंडिया को पता चलता है कि ये इलाका तो भाई सच में मेंशन करना वो भूल गए हैं, तो नेहरू साहब उस टाइम पर शायद इंडिया के रिलेशंस को बाकी नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत स्ट्रांग करने के प्रोसेस में थे, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ। नेहरू साहब की तरफ से कुछ एरियाज अपने नेबरिंग कंट्रीज को दे दिए गए और नेहरू साहब यहाँ पर, नेहरू और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नून, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और नेहरू साहब अपनी टेरिटरी ईस्ट पाकिस्तान को देने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब इस डिसीजन के बाद वहां के लोग इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि तो वो लोग एजिटेट करना शुरू कर देते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन। क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं थे। अब ये लोग इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठियां लिखते हैं और कहा जाता है कि जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं तो 10 से 12 हज़ार बंगाली लोगों ने अपने अंगूठे काट के ये चिट्ठियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखी थी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जब ये लेटर्स आते हैं तो क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्योंकि अपनी इन्फेंट स्टेज में था और उस टाइम पर नेहरू साहब और राजेंद्र प्रसाद के बीच में कई बार डिस्प्यूट भी हुए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आप को रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट मानने को तैयार नहीं थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्टिकल 143 यूज करके सुप्रीम कोर्ट से उसका सजेशन मांगते हैं। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के पास रिक्वेस्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना डिसीजन देता है कि आर्टिकल 3 का यूज करके तो शायद हम लोग बेरूबारी का इलाका पाकिस्तान को नहीं दे सकते। इसके लिए इंडियन पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा और अमेंडमेंट करके ही वो ऐसा कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना लॉजिक देते हैं कि ये बाउंड्री एक्सचेंज नहीं है, ये बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक मीडियम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस बात से एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि एरिया तो अल्टीमेटली दिया ही जा रहा था। देन उसके बाद
एक लीगल बैटल के बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कहता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और इंडियन पार्लियामेंट में इस इशू को ले जाके, लेजिस्लेचर के अंदर इस इशू को ले जाके इसके ऊपर वोटिंग कराइए, और वोटिंग हो जाने के बाद अगर पार्लियामेंट में इफ यू गॉट मेजॉरिटी देन यू विल बी अलाउड टू सीड योर टेरिटरी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। सो अल्टीमेटली डिस्प्यूट इतना ही था, और उसी प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से प्रियम्बल का भी रेफरेंस लिया जाता है, आर्टिकल 1 का भी रेफरेंस लिया जाता है, आर्टिकल 3 का भी रेफरेंस लिया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल शेड्यूल 7 क्लॉज 4 और आर्टिकल 51 इन दोनों को यूज करते हैं। इन दोनों के अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी है दैट दे कैन सॉल्व द डिस्प्यूट, और वो जो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जो भी मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी या एग्जीक्यूटिव जो भी मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगी, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजेस इन जलपाईगुड़ी, हियर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन एंड मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज शाह नून एंड जवाहरलाल नेहरू। बेरूबारी, a small group of villages, this is Berubari, a small group of villages in Jalpaiguri district of today's West Bengal, आज के वेस्ट बंगाल के अंदर ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, fall under the two थानास जलपाईगुड़ी and बोडा थाना। Radcliffe Ford included entire Berubari region in Indian Union and gave it to West Bengal. However, in the written narrative, थाना बोडा was omitted in mentioning. तो बेरूबारी तो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, बट थाना बोडा that is Boda Thana, that was the bone of contention. यहां से डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं। थाना बोडा was omitting in mentioning, since the line of map when translated into actual border lines on the ground are liable to minor errors. तो माइनर एरर्स रह गए थे, वो उन्हीं माइनर एरर्स का पाकिस्तान बेनिफिट उठाता है। पाकिस्तान वांटेड टू एक्सप्लॉइट द ओमिशन, जो बोडा थाना मिस हो गया था, of Thana Boda mentioned in Radcliffe Award and started claiming rights over Berubari. तो पाकिस्तान ने पूरे बेरूबारी रीजन के अंदर अपना क्लेम करना शुरू कर दिया। In order to resolve the dispute between the two countries, the then Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru and Firoz Khan Noon arrived at agreement in 1958. तो पाकिस्तान के बोडा थाना की डिमांड के बाद नेहरू साहब एग्री कर देते हैं कि हाँ भाई तुम बात तो ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेंशन तो नहीं है, इस करके ये हम एरिया तुम्हें दे देते हैं। अब यहाँ पर कई बार नेहरू साहब का क्रिटिसिज्म भी होता है कि नेहरू साहब शायद अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनने के प्रोसेस में थे, ठीक, और उस प्रोसेस में अपनी इंडियन टेरिटरीज उन्होंने कुछ कुछ श्रीलंका को भी दी हैं, कुछ उन्होंने पाकिस्तान को देने के लिए भी एक्साइटेड थे। अब यहाँ पर नेहरू साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमारे डीपीएसपीज के अंदर मेंशन्ड है कि हमें इंटरनेशनल पीस बना के रखना है, और इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए वी आर जस्ट डूइंग द बाउंड्री एडजस्टमेंट्स, हम अपनी बाउंड्री एडजस्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग द बाउंड्री, ठीक। तो यहां पर वो अपनी जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर डिवीजन ऑफ बेरूबारी यूनियन नंबर 12 and exchange of enclaves between two countries. This exchange was on the basis of enclaves for enclaves without any consideration of territorial loss or gain. ना किसी का नुकसान होगा, ना किसी का फायदा होगा, हम आपको टेरिटरीज आपकी दे देंगे, आप हमसे टेरिटरी ले लो, ये सिर्फ एनक्लेव्स का एक्सचेंज होगा। और इस प्रोसेस में ये डिसाइड होता है कि नॉर्दर्न बेरूबारी प्लस पचगर will remain with India. South Berubari plus Boda region will be given to Pakistan. So, Berubari Union number 12 had an area of 8.75 स्क्वायर माइल, एरिया बहुत छोटा है, 8.75 स्क्वायर माइल,
and the population of 10,000 to 12,000 residents. It is situated in the district of Jalpaiguri, West Bengal. अब now you can imagine कि उस जमीन के टुकड़े के साथ साथ there were human lives were also attached. Population around 10 to 12,000 population थी, and most of the people belongs to Hindu religion. And the point is, they start asking Nehru ji कि who authorized you? Who authorized you कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स की तरह आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट कर दिया. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर लिविंग थिंग्स. हम कोई लक्कड़ पत्थर नहीं है जिसको आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर कर दोगे. हम कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है. दे वर नॉट ऑब्जेक्ट्स, दे हैड फीलिंग्स. सो नेहरू was very excited to give Indian territory to Pakistan or East Pakistan. So as per agreement, Berubari Union number 12 was divided horizontally so to give half of area to Pakistan and other half adjacent to India to be retained by India. So division should be made in such a manner that Cooch Behar enclaves between Pachgar Thana of East Pakistan and Berubani Union number 12 of Jalpaiguri Thana of West Bengal will remain connected as at present with Indian territory and will remain with India. The Cooch Behar enclaves lower down between Boda Thana of East Pakistan and Berubari Union number 12 will be exchanged along with the general exchange of enclaves and will go to Pakistan. Similarly, item number 10 of agreement provided for the exchange of old Cooch Behar enclaves in Pakistan and Pakistani enclaves in India without claim of compensation for the extra area going to Pakistan. तो पाकिस्तान को जो एक्स्ट्रा एरिया जा भी रहा है उसके बदले में कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता. ये एग्रीमेंट का पार्ट था. ये एग्रीमेंट में मेंशन था कि ना आप क्लेम करेंगे कंपनसेशन ना हम क्लेम करेंगे कंपनसेशन. सो यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है. टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहीं से स्टार्ट होते हैं. पीपल ऑफ बेरूबारी मेजॉरिटी हुम टू हिंदूज and the then government of West Bengal stood stoutly opposed these Pakistani claims. Bidhan Chand Roy, the chief minister of West Bengal, got the state assembly to pass a resolution against the illegal demand of Pakistan. More than 10,000 villagers cut their fingers and wrote to the then president Dr. Rajendra Prasad. तो कहा जाता है कि लगभग 10-12 हजार लोगों ने अपने अंगूठे काट के उससे खून से चिट्ठियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखी. और द पॉइंट इज, यहां पर इस तरह के एग्रीमेंट करते समय वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे बिधान चंद रॉय, उनसे पूछा भी नहीं था. एंड वहां पर जो लोकल जो एजिटेशन था वो राइज होना शुरू हुआ. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसके लिए अपोज करती है जो भी नेहरू साहब ने जो एग्रीमेंट किया था. अब ये जो बंगाली लोग जिन्होंने लेटर्स लिखे थे उसके साथ साथ वहां पर एक फेमस स्लोगन भी चल रहा था. फेमस स्लोगन क्या था? आम्रा रक्त देबो, प्राण देबो, बेरूबारी देबो ना. अपना खून दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, पर बेरूबारी नहीं देंगे. सो लीगल इश्यूज, whether the implementation of the agreement in rational or Berubari union and the exchange of enclaves require any legislative action either by way of the law of parliament under article 3 or constitution 3 of the constitution or a suitable amendment of the constitution under provision of article 368 or both. अब यहां पर एक लीगल क्वेश्चन उठता है कि इंडियन टेरिटरी हम किसी दूसरी कंट्री के नाम पर सीड कर रहे हैं. हम अपनी टेरिटरी किसी दूसरे को दे रहे हैं. हम अपना वो जो हीरा था जिसको हम लोगों ने बिगिनिंग में डिस्कस किया था, हम अपना जो हीरा है वो किसी और को दे रहे हैं. क्या वो हीरा दे देने के लिए, क्या वो अपनी टेरिटरी किसी दूसरे को दे देने के लिए आर्टिकल 3 सफिशिएंट रहेगा, या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट करना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर अमेंडमेंट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका मतलब पार्लियामेंट में ये इशू आएगा. तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐसा होगा, या ऑर्डिनरी लॉ से आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली हम अपनी टेरिटरी दे सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 3 में डिस्कस किया. आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली जो पावर पार्लियामेंट को मिली है उसके अकॉर्डिंगली क्या बाउंड्री चेंज करना, नाम चेंज करना, ये सब कुछ पॉसिबल है. तो क्या उसी प्रोसेस में आर्टिकल 3 की पावर को लेके ही क्या इंडियन पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को सीड करने की अथॉरिटी रखती है कि नहीं रखती है? जब ये मामला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है, जब लोग लेटर लिखते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कंडीशन में आर्टिकल 143 को यूज करते हैं, जिसको हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था.
आर्टिकल 143 का यूज करके वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि ऐसा क्या प्रोविजंस है कि हम क्या कर सकते हैं, कि क्या ये जो हो रहा है कि वो ठीक है, क्या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली हो सकता है या आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली हो सकता है. सो there was a chance of constitutional validity of the exchange of enclaves and division of Berubari Union being questioned in the courts. This involved avoidable and protectorate litigation. Therefore, the President of India thought that the question of law that has arisen are of such nature and important that it is necessary that the opinion of the Supreme Court of India should be obtained. So, under Article 143, the Constitution, he referred the following 3 questions to the Supreme Court of India, April 1st, 1959 को. पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट से वो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू साहब से ज्यादा एग्री नहीं कर रहे हैं. इस करके अब मेरी बारी है नेहरू जी, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक. और यहां पर आर्टिकल 143 के तहत वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यूज करते हैं और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 वो सुप्रीम कोर्ट से एक ओपिनियन पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन लेते हैं. अब वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? इज एनी लेजिस्लेटिव एक्शन नेसेसरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू बेरूबारी यूनियन? क्या ऐसा कोई लेजिस्लेटिव एक्शन रिक्वायर्ड है बेरूबारी एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट कराने के लिए? If so, is a law of parliament relatable to Article 3 of the Constitution sufficient for the purpose, or is an amendment of the Constitution in accordance with Article 368 of the Constitution necessary in addition to the alternative? तो क्या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है या आर्टिकल 368 हमें यूज करना चाहिए? So, is a law of parliament relatable to Article 3 of the Constitution sufficient for implementation of agreement relating to exchange of enclaves, or is an amendment of the Constitution in accordance with Article 368 of the Constitution necessary for the purpose, in addition or in the alternative? The Attorney General, जिसे हम भारत सरकार का वकील भी कहते हैं, representing union government, argued that the executive wing, meaning Prime Minister and his government, is as powerful as legislature, the parliament, in entering into such treaties. They also tried to mislead the country. So attorney general के accordingly Indian constitution Indian prime minister को authorize करता है कि वो जो भी एग्रीमेंट या जो भी ट्रीटी करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस लेजिस्लेचर के इक्विवेलेंट होगी. अटॉर्नी जनरल साहब के अकॉर्डिंगली उसकी इंपॉर्टेंस लेजिस्लेचर के इक्विवेलेंट होगी. And they also tried to mislead the court by arguing that there was no ceding of territory and it was merely a boundary adjustment. The agreement is merely recognition of the boundary which had already been fixed, and it is not substitution of new boundary. It is not alienation or secession of the territory of India. तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉजिक दिया जा रहा है, नहीं जी नहीं, ये हमको अपनी बाउंड्री सीड, अपनी कोई टेरिटरी हम सीड नहीं करने जा रहे, ये तो सिर्फ एक्सचेंज है. जबकि ऐसा नहीं था, एक्सचेंज नहीं था, हम अपनी टेरिटरी उनको दे रहे थे और उनके कुछ एरियाज हमें मिल रहे थे. Hence, no legislative action is required for the implementation of agreement in relation to Berubari Union as well as exchange of enclaves. This line of argument amply demonstrates the arrogance, authoritarianism, and utter disrespectful for the territorial integrity of India of Prime Minister Nehru. The West Bengal government and others in the case contested the claim stoutly. सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नेहरू साहब के इस लॉजिक से एग्री नहीं करती, इस एग्रीमेंट से एग्री नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती. इन कॉन्ट्रास्ट मिस्टर चैटर्जी जो लॉयर थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, सेड दैट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू सीड एनी टेरिटरी, एनी पार्ट ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट आइदर बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और इवन बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि पार्लियामेंट तो ऐसी अथॉरिटी रखती ही नहीं कि इंडिया की टेरिटरी को किसी दूसरे को दे दे. ना तो वो ऑर्डिनरी लॉ से ऐसा कर सकते हैं, ना ही कोई स्पेशल प्रोविजन करके अंडर आर्टिकल 368 ऐसा करने के लिए वो ऑथोराइज हैं. उनके पास ये पावर ही नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं कर रहा, ना आर्टिकल 1 में, ना आर्टिकल 3 में, ना किसी और आर्टिकल के अंदर, कि इंडिया विल सीड इट्स टेरिटरी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है. नाउ यू कैन सी नेहरू वाज वेरी एक्साइटेड टू गिव इट्स टेरिटरी. अब उसके पीछे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, शायद उस टाइम के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कंडीशंस ऐसी थी, शायद इंडिया को और स्ट्रांग करना था, शायद फ्रेंडली रिलेशन बनाना बहुत जरूरी था. देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर अभी भी डिबेट और डिस्कशन चलते रहते हैं. It was wrongly to say that the agreement amounts merely to delineation of the boundary. It involves cession of the Indian territory to Pakistan. तो वेस्ट बंगाल कह रही है कि ये कोई बाउंड्री एडजस्टमेंट नहीं है, we are giving our land to Pakistan and this is wrong action.
According to him, the preamble of the constitution clearly postulates that, like the democratic republic form of government, the entire territory of India is beyond the reach of parliament and cannot be affected either by ordinary legislation or even by constitutional amendment. Now, Indian constitution के 3 words हैं, that is sovereign. It means अगर इंडिया सोवरन है, इंडिया संप्रभु है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के प्रेशर का तो चांस ही कोई नहीं है. अगर इंडिया सोवरन कंट्री है तो हम किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर में अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री के लिए सीड नहीं कर सकते, चाहे पूरे वर्ल्ड का प्रेशर हमारे ऊपर हो. इंडिया के मामले में हम सोवरन है, हमें डिसाइड करना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी देता है, ऑथोराइज करता है कि हमारे ऊपर कभी किसी दूसरी कंट्री का प्रेशर काम नहीं करेगा और हम अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं. अलॉन्ग विद दैट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. और डेमोक्रेसी में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. और इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर अथॉरिटी हमेशा लोगों के हाथ में होती है, और गवर्नमेंट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. द अल्टीमेट अथॉरिटी इज विद द पीपल इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो रिपब्लिक के अंदर, रिपब्लिक कंट्री में पावर इज वेस्टेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, एंड इन रिपब्लिक political sovereignty is given to people, not to single individual. And here Nehru ji individually taking the decision on the behalf of India. So according to the preamble, the entire territory of India is beyond the reach of parliament. Entire territory of India is beyond the reach of parliament. It means parliament can't cede its territory to some other country. So that was the point which was raised by Bengal government. Accordingly, similarly, Article 1(3)(c) has expressly given the power of the country to acquire the territories, but it has made no provision for ceding any part of its territory. Article 1(3)(c) इंडियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी तो देता है कि वो किसी दूसरी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती हैं, पर आर्टिकल 1(3)(c) या आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 में कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया अपनी टेरिटरी किसी दूसरे को दे देगी. जिसको हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में वो जो डायमंड की एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, तो दीज आर द डायमंड्स किसी दूसरी कंट्री को देने की अथॉरिटी है ही नहीं. हमारी पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है. नेक्स्ट, ऑन मार्च 14, 1960, जस्टिस गजेंद्र गरकर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड हिज वर्डिक्ट ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर देता है. अब इट इज सेड दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर कहा जाता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट यहां पर रेफरेंसेस ले रहा है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के और अमेरिकन प्रीएम्बल के, क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेफरेंस ले रहा है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के प्रोसेस में एक ह्यूज गैप है, ह्यूज डिफरेंस है. और वो डिफरेंस ये है कि अमेरिका में प्रीएम्बल पहले बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनता है, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनता है और प्रीएम्बल बाद में बनता है. नेक्स्ट पॉइंट. सो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट of constitution and expressly confer power to the parliament on the behalf. The power to amend the constitution include the power to amend article 1, thus logically would include the power to cede national territory in favor of foreign state. तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो. आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली तो भाई ये पॉसिबल नहीं है. आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट करके आप जितनी मर्जी टेरिटरी जिसको मर्जी दे दो, हमें इतराज नहीं है, बट उसके लिए आपको लेजिस्लेचर को आंसरेबल होना पड़ेगा. उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. एंड एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. तो आपको पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस को आंसर करना पड़ेगा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू. Though not expressly conferred by the constitution, the power to acquire foreign territory and the power to cede a part of national territory are essential attribute of sovereignty over the said territory by the owner state in favor of another state. So some legislature is necessary for implement the agreement. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो प्रॉपर्टी, ना तो किसी स्टेट को, ना तो किसी टेरिटरी को एक्वायर करने के बारे में मेंशन्ड है, और ना ही अपनी टेरिटरी सीड करने के बारे में कहीं पर एक्सप्रेसली मेंशन्ड है.
तो अगर क्योंकि मेंशन नहीं है इस करके यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टीमेटली दिस इज द ओनली वे, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो और अमेंडमेंट करके आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट ऑथोराइज टू सीड योर टेरिटरी। Article 3 does not refer the union territories, so if a part of union territories have to be ceded to a foreign state, no law relatable to Article 3 would be competent in respect of such cession. So the cession of the part of the union territories would inevitably have to be implemented by legislation relatable to Article 368. Article 3 के अंदर क्योंकि यूनियन टेरिटरी वर्ड मेंशन नहीं है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री के लिए सीड करती है तो उनको हर हालत में अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 3 में यूनियन टेरिटरी वर्ड मेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट अमाउंट्स टू सेशन ऑफ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, सो इट्स इंप्लीमेंटेशन वुड इन्वॉल्व द अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ आर्टिकल 1 and the relevant part of first schedule of the constitution, because such implementation would necessarily lead to diminution of the territory of Union of India. Such an amendment can be made under Article 368. It means इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 वहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना एक हीरा किसी दूसरे को दे रहे हो, और जब आप अपना हीरा किसी दूसरे को दे रहे हो तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप ऐसा करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, दैट इज आर्टिकल 368। आपने अपना हीरा किसी दूसरी कंट्री को दिया है, उसके लिए आपने एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया है, उस लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इंपैक्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, अब इतने विरोध के बावजूद, इतने लोगों की नाराजगी के बावजूद, नेहरू गवर्नमेंट वाज वेरी एक्साइटेड टू गिव इट्स टेरिटरी टू पाकिस्तान, सो दे अमेंडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 टू गिव इफेक्ट टू नेहरू नून एग्रीमेंट ऑफ 1958। The Berubari Union was divided and enclaves were exchanged on the basis of enclaves without any consideration of territory loss or gain. The Supreme Court had finally upheld the right of Parliament to cede Berubari to Pakistan on March 1971. The Supreme Court had finally upheld the right of Parliament to cede Berubari to Pakistan on March 1971. By that time, Pakistan has plunged into massive integral struggle. अब यहाँ पर पीरियड याद रखना कि मार्च 1971 का है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को अलाउ कर देता है, और 1971 के अंदर पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसके बाद इस एग्रीमेंट पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। In 1974, under the Indira Mujib Accord, it was decided that Berubali will remain with India. In exchange, India will give away the Bangladesh enclaves to Bangladesh enclaves of Dahagram and Angarpota, which fall in Indian territory. A corridor linked to mainland Bengal will also be provided to them. The corridor is known as 3 बीघा corridor. So इंदिरा गांधी और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि बेरूबारी इंडिया के पास रहेगा, और दाहग्राम और अंगारपोता इन दोनों को बांग्लादेश को दे दिया जाएगा, और इन दोनों को लिंक करने के लिए जो टेरिटरी होगी, जो कॉरिडोर होगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अवेलेबल कराएगी। बट लंबे टाइम तक ये एरिया डिस्प्यूटेड रहा, और अल्टीमेटली 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया गया। ठीक, सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।